हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर ऑल्टरनेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम समझ रहे हैं। कुछ एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके पहले ही बता चुकी हूँ। आज मैं ऐसा प्रॉब्लम ईएमएफ इक्वेशन को यूटिलाइज करने वाला बता रही हूँ जिसमें मैं हार्मोनिक्स को भी कंसिडर कर रही हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है वो मैं समझाने जा रही हूँ। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। Calculate the RMS value of the induced EMF per phase of a 10-pole 3-phase 50 Hz alternator with 2 slots per pole per phase and 4 conductors per slot in 2 layers. यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 पोल का ऑल्टरनेटर है, 3 फेज है, नेचुरली 50 हर्ट्ज सप्लाई, मतलब वो जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है या ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इस ऑल्टरनेटर में 2 स्लॉट्स पर पोल पर फेज की है और 4 कंडक्टर्स हर स्लॉट में रखे हुए हैं 2 लेयर्स में, मतलब 2 कंडक्टर ऊपर 2 कंडक्टर नीचे ऐसे करके। द कॉइल स्पैन इज 150 डिग्री, मतलब यहाँ पे शॉर्ट पिचिंग की हुई है और फुल पिच जब होता है तो कॉइल स्पैन 180 डिग्री का होता है। शॉर्ट पिच है तो 150 डिग्री का यहाँ पर कॉइल स्पैन रखा है, मतलब 30 डिग्री से शॉर्ट पिचिंग की हुई है। फ्लक्स पर पोल हैज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ 0.12 वेबर्स, मतलब 0.12 वेबर्स इतना फ्लक्स डेवलप कर रहा है एक पोल एंड 20% थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट इज एग्जिस्टिंग, और 20% थर्ड हार्मोनिक का कंपोनेंट भी वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पूरी लिस्टिंग करती हूँ हमेशा जो जो गिवन है उन सारी चीजों की। तो हमें नंबर ऑफ पोल्स 10 गिवन है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, कॉइल स्पैन 150 डिग्री का है। तो इसकी वजह से शॉर्ट पिचिंग एंगल मैंने अल्फा यहाँ निकाल के बताया हुआ है 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। क्वेश्चन के दौरान उसको फिर से मैं बताऊंगी। स्लॉट्स पर पोल पर फेज जो है वो एम होता है, मैंने आपको पहले ही डिफाइन करके बताया हुआ है जब मैंने आपसे बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। तो ये 2 है। कंडक्टर्स पर स्लॉट हमको 4 देकर रखे 2 लेयर में, तो एज सच हमें यहाँ पर 2 लेयर से कोई मतलब नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि पर स्लॉट कितने कंडक्टर्स प्लेस्ड है, तो 4 कंडक्टर्स प्लेस्ड है। टोटल स्लॉट्स पर पोल पर फेज की जो है 2 है, और अगर मैं यहाँ पर निकालना चाह रही हूँ स्लॉट्स पर फेज, मतलब एक फेज के कंडक्टर्स कितनी स्लॉट्स में प्लेस्ड है, तो मुझे इस नंबर को नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा स्लॉट्स पर फेज। और वही मैंने यहाँ निकाला स्लॉट्स पर फेज 2 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, और पोल्स कितने दिए हुए 10, तो ऐसे 20 स्लॉट से, मतलब एक फेज के कंडक्टर्स को इक्विप करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए 20 स्लॉट्स है, और 3 फेज है तो नेचुरली टोटल स्लॉट्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 60 स्लॉट्स हो जाएंगी। अब अगर यहाँ पर अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ नंबर ऑफ फेजेस से, तो टोटल स्लॉट्स कितनी हो जाएंगे 60, पर एज सच इस क्वेश्चन में मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं 20 स्लॉट्स पर फेज की, मतलब एक फेज के काम आने वाली नंबर ऑफ स्लॉट्स यहाँ पर 20 है वो बता रही हूँ। टोटल कंडक्टर्स पर फेज के मुझे निकालना है, तो 20 जो स्लॉट्स देकर अभी निकाला है कि एक फेज में कितनी स्लॉट्स लग रही है, 20 स्लॉट्स लग रही है, और हर स्लॉट में कितने कंडक्टर्स प्लेस्ड है, 4। हर स्लॉट में कितने कंडक्टर्स प्लेस्ड है, 4, तो 20 इंटू 4 करके 80 कंडक्टर्स पर फेज के हो जाएंगे, मतलब एक फेज के कितने कंडक्टर्स हो जाएंगे 80। अब आप कहेंगे कि टोटल स्लॉट्स कितनी, तो 20 इंटू 3 60 स्लॉट्स है, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने सारे तीनों फेजेस के मिला के, तो 80 इंटू 3 मतलब 240 कंडक्टर्स हो जाएंगे। पर ना तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स की जरूरत है, ना हमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की जरूरत है, क्योंकि हम ईएमएफ जो निकालते हैं वो पर फेज का निकालते हैं। तो इसलिए पर फेज में लगने वाली स्लॉट्स पर फेज के टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स यही क्वांटिटी हैंडल कर रहे हैं। मुझे स्लॉट्स पर पोल अगर चाहिए तो मैं यहाँ पर स्लॉट्स पर पोल निकालने के लिए इस नंबर को नंबर ऑफ फेजेस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे स्लॉट्स पर पोल का फिगर मिल जाएगा, मतलब 2 को मुझे नंबर ऑफ फेजेस इन्हें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक पोल के अंडर में 6 स्लॉट्स आ रही होंगी, मतलब 24 कंडक्टर। एक स्लॉट में कितने कंडक्टर रख रहे हैं, 4, तो 24 कंडक्टर्स एक पोल के इंपैक्ट में आ रहे होंगे, पर मुझे नंबर ऑफ कंडक्टर से कोई लेना देना नहीं, मुझे देखना है दो स्लॉट्स के बीच का एंगुलर डिफरेंस क्या है, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पर इस 6 स्लॉट एक पोल के अंडर में अगर इस पैटर्न में प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स है और ये नॉर्थ पोल के अंडर में, तो नेचुरली इसमें इंड्यूस होने वाला जो इस कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ अगर 0 फेज डिफरेंस पर होगा, तो ये वाले
कंडक्टर में, यहाँ प्लेस्ड कंडक्टर में ईएमएफ 180 डिग्री फेज डिफरेंस वाला होगा। मतलब ये जो क्रिएट होता है इंटरपोलर एक्सिस क्रॉसिंग ट्रेसिंग पोल, देन नेक्स्ट पोलर एक्सिस, इसके बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस का होता है। ये सारी चीजें पहले मैं बता चुकी हूँ बेटा। तो मुझे जब निकालना है कि दो स्लॉट्स के बीच का एंगुलर डिफरेंस कितना है, तो वो एंगुलर डिफरेंस मैं निकाल सकती हूँ टोटल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स करके, क्योंकि इस कंडक्टर में और इस कंडक्टर में ईएमएफ का इलेक्ट्रिकल एंगल डिफरेंस जो आने वाला है ईएमएफ का वो 180 डिग्री आने वाला है। तो 6 स्लॉट्स में इंडिविजुअल दो स्लॉट के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फेज डिफरेंस जो होगा वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स से निकाल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की बात कर रही हूँ मैं, मैकेनिकल डिग्रीज की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल का, तो हम मैकेनिकल डिग्रीज भी निकाल सकते हैं, पर फिलहाल हम पूरी इलेक्ट्रिकल डिग्रीज में बात करें तो ये जो कुछ भी अभी मैं समझा रही हूँ मैं आगे हैंडल करूंगी बेटा। आगे क्या, तुरंत ही हैंडल कर रही हूँ। तो अब टर्न्स पर फेज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जितने भी है 80 कंडक्टर्स अभी हमने देखा, पर फेज में कितने कंडक्टर्स है, 80 कंडक्टर्स है। तो 80 कंडक्टर्स की वजह से कितने नंबर ऑफ टर्न्स जनरेट होंगे, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 करके 40 टर्न्स पर फेज के जनरेट होंगे। तो टर्न्स पर फेज TPH में दे रही हूँ 40। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू स्लॉट्स, मतलब मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के दौरान भी इसकी बात की थी। तो बीटा की वैल्यू मुझे निकालना है, तो 180 डिग्री के एंगुलर इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिफरेंस कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 to 180 डिग्री 6 स्लॉट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 6 स्लॉट्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो रहा है वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 का होगा। मतलब दो स्लॉट्स में प्लेस्ड कंडक्टर्स में ईएमएफ का फेज डिफरेंस कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट और सिक्स्थ स्लॉट के बीच में कितने स्पैन का इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 180 डिग्री का। तो नेचुरली वो 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगुलर डिफरेंस इन 6 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 करूंगी तो 30 डिग्री का फेज डिफरेंस इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के ईएमएफ में आएगा। इन दोनों का स्लॉट्स में प्लेस्ड कंडक्टर्स के ईएमएफ में कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का फेज डिफरेंस आएगा, 30। मतलब हर दो स्लॉट में प्लेस्ड कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ का इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस 30 डिग्री का होगा। और अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रही हूँ तो नेचुरली एंगुलर डिफरेंस में इलेक्ट्रिकल की ही बात कर रही हूँ, मैकेनिकल की नहीं। तो बीटा इस तरीके से मेरे को कितना मिल रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होता है वो 4.44 एफ फाई TPH KP KD होता है। तो KD की वैल्यू हमारी जो होती है वो साइन M बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय M साइन बीटा बाय 2 होती। सारी चीजें प्लेस कर दी, M की वैल्यू 2 रख दी, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दी, सॉल्व किया तो 0.966 मिल गया हमें KD। अब मैं बात कर रही हूँ केपी पिच फैक्टर की, तो शॉर्ट पिचिंग एंगल कितने से हो रही, 30 डिग्री से। तो शॉर्ट पिचिंग एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो 30 डिग्री से शॉर्ट पिचिंग हो रही। केपी कितना होता है ये भी इवैल्यूएशन डेरिवेशन में कर चुकी हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। तो कॉस अल्फा बाय 2 ये पिच फैक्टर होता है। सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर भी 30 डिग्री है, बाय चांस बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू सेम है तो कॉस 15 डिग्री भी 0.966 मिल रहा है बेटा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ फंडामेंटल वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया है कि थर्ड हार्मोनिक वाला फ्लक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कितना है 20% थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि 20% थर्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहा है, 80% हमने कट आउट कर दिया है बेटा, ये मीनिंग है इसका। तो हमें फंडामेंटल ईएमएफ का वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फंडामेंटल ईएमएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो 4.44 एफ फाई TPH KP KD इतना वोल्ट्स होगा। सबकी वैल्यू रखी, 4.44 एफ की वैल्यू 55 की वैल्यू 0.12 TPH की 40 KP की 0.966 KD की भी 0.966, तो पूरी वैल्यू निकाली 994.4 वोल्ट्स। इतना फंडामेंटल ईएमएफ की क्वांटिटी निकली है। थर्ड हार्मोनिक भी इवेल्युएट करना पड़ेगा, थर्ड हार्मोनिक की वजह से। थर्ड हार्मोनिक कौन सा, फ्लक्स। थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स कंपोनेंट कितना 20% ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा कंडक्टर्स में, वो भी इवेल्युएट करना पड़ेगा।
और टोटल ईएमएफ फिर फंडामेंटल थर्ड हार्मोनिक का मिला के हमें टोटल फेजर सम मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो चलिए थर्ड हार्मोनिक का देख लेते हैं। फर्क कहाँ आएगा थर्ड हार्मोनिक के एक्सप्रेशन में? केपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, केडी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो चेंज हो जाता है नंबर ऑफ हार्मोनिक टाइम्स से चेंज हो जाता है बेटा। ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, प्लीज आप मेरे पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये वाले सारे वीडियोस देखिएगा, वहां पर ये सारे कैलकुलेशंस मैंने लिए हुए हैं। और साथ में हार्मोनिक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को प्रॉपर रख के, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया। तो KD3 मतलब थर्ड हार्मोनिक की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होगा साइन m तो है ही, और h टाइम्स ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी h की वैल्यू थर्ड हार्मोनिक की वजह से 3 हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू 3 टाइम्स बीटा हो जाएगी, तो 3 टाइम्स बीटा बाय 2 इंटू m की वैल्यू 2। ऐसे ही यहाँ पर m साइन h बीटा बाय 2, ये सारी बातें बेटा अपन कर चुके हैं। तो साइन m की वैल्यू 2, h की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ऐसे m की वैल्यू 2, साइन h की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 2, पूरा सॉल्व किया तो 0.707 आया। ऐसे ही पिच फैक्टर कॉस ऑफ h अल्फा बाय 2, यहाँ पर एंगल भी h टाइम से चेंज हो जाएगा, तो h अल्फा बाय 2 बेटा इन सब के रीजंस मैं दे चुकी हूँ, अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी, प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा। एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। cos h अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा cos 3, h की वैल्यू 3 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 0.707 ये हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक के लिए केपी की वैल्यू, और केडी की भी वैल्यू थर्ड हार्मोनिक के लिए यही हो रही है। फ्रीक्वेंसी भी थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। और नेचुरली थर्ड हार्मोनिक की केस में अभी हमें क्वेश्चन में बताया कि फ्लक्स जो है वो 20% ही है थर्ड हार्मोनिक का, तो टोटल फ्लक्स जो फंडामेंटल का है वो 0.12 है बेटा वेबर्स इतना, तो थर्ड हार्मोनिक का जो फ्लक्स होगा वो मैग्नीट्यूड से भी 1/3 से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 1/3 इंटू 5 इंटू 20% है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इतना इफेक्टिव थर्ड हार्मोनिक का फ्लक्स रहेगा जो कि ईएमएफ इंड्यूस करेगा थर्ड हार्मोनिक का। ये 1/3 पहले भी मैं बता चुकी हूँ, और आप फोरियर एनालिसिस पढ़िएगा, वहां पर भी मैग्नीट्यूड्स पता है हमें कि रिड्यूस हो जाते हैं हार्मोनिक्स के, इसलिए हम जो है ज्यादा हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स के इम्पैक्ट को नल एंड वॉइड कर देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड काफी रिड्यूस हो चुका रहता है। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हार्मोनिक हो जाते हैं थर्ड, फिफ्थ, बहुत हुआ तो सेवेंथ, नाइन्थ तक तो हम जाते ही नहीं है बेटा। तो थर्ड हार्मोनिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5/3 होता है, उस वजह से। फिफ्थ हार्मोनिक होगा तो 5/5 हो जाएगा, सेवंथ हार्मोनिक होगा तो 5/7, 11th हार्मोनिक होगा तो 5/11, तो उसका इम्पैक्ट वैसे ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू मेरी 0.12 नहीं रहेगी, 0.12 डिवाइडेड बाय 3 इतने मैग्नीट्यूड का होगा, और उसका भी 20%, तो इसलिए हमारा फ्लक्स कितना हो चुका है 0.0808 वेबर्स हो चुका है 1/3, इसकी जगह 0.12, 20 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे करके पूरा सॉल्व किया तो 0.008 वेबर्स हो गया। तो थर्ड हार्मोनिक का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो 4.44 होगा। साथ में F3 रखेंगे हम बेटा, F फंडामेंटल की जगह F3 रखेंगे, फाई की जगह हम फाई3 रखेंगे। टीपीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केपी3 बदल चुका है हमारा, केडी3 बदल चुका है, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें कितना आ रहा है 106.53 इतना वोल्ट्स थर्ड हार्मोनिक की वजह से इंड्यूस हो रहा है। अब हमें टोटल ईएमएफ पर कंडक्टर में कितना इंड्यूस हो रहा है, तो फंडामेंटल हार्मोनिक का वोल्टेज और थर्ड हार्मोनिक का जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इन दोनों ईएमएफ का जो होगा स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये हमें इफेक्टिव वोल्ट्स डेवलप होगा पर फेज में कंडक्टर्स में, तो वो आ रहा है 1000 ईपीएच फंडामेंटल का स्क्वायर प्लस थर्ड हार्मोनिक के ईएमएफ का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेंगे, तो ये फेजर सम निकाल रहे हैं एक्चुअली हम, तो ये टोटल हमें मिलेगा थर्ड हार्मोनिक की वजह से और फंडामेंटल की वजह से इफेक्टिव ईएमएफ पर फेज का, दैट इज 1000 वोल्ट्स। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे यही चीज बतानी थी कि हार्मोनिक्स का कंसिडरेशन कैसे करते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली प्रॉब्लम कंसिडर की थी बेटा। आगे अब मैं ऑल्टरनेटर की थ्योरी आगे बढ़ाऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आरआरबी में या जूनियर इंजीनियर वाले एग्जाम्स में आते हैं, पहले लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बोला था, तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिएगा। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे जरूर मेंशन करिएगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने को कहा है, तो मैं किसी दिन बेटा एक्स्ट्रा टाइम लेकर वो वाले वीडियोस भी शूट करके अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मेरे खुद के जॉब वर्क की वजह से भी थोड़ा सा मतलब मुझे मैनेज करना पड़ता है, बट आई हैव द पैशन ऑफ टीचिंग, इसलिए मैं कंटिन्यूअसली कोशिश करती हूँ कि एक भी दिन वीडियो मतलब पर वीक में एटलीस्ट 5 वीडियोस अपलोड कर सकूं, चाहे शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियोस हो। पर मेरी कोशिश रहती है कि मेरी तरफ से डेलिब्रेशन कॉन्सेप्ट्स का, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का आपकी तरफ होता रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।